एक छोटी सी बेटी कश्मीर के सबसे हसीन जगह को देखने गई थी, बैसिरन वैली, पहलगांव। वहाँ पर घोड़े थे, सेल्फी खींच रहे थे लोग, पीछे खूबसूरत पहाड़ थे और इस दौरान चली वहाँ पर गोलियाँ। इन गोलियों के दौरान लोग चिल्लाने लगे, चीखने लगे और बहुत सारा खून बहा। और उस रात इस पहलगांव की घटना के बाद कश्मीर ने अपना सुकून खो दिया। 2025 में जब पहलगांव में गोलियां चलीं, जब उस समय टूरिस्ट्स को मारा गया, उस रात दिल्ली में साउथ ब्लॉक में एक इमरजेंसी मीटिंग हुई जिसमें भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र, इंटेलिजेंस ब्यूरो, रॉ, NIA के चीफ्स और जम्मू एंड कश्मीर पुलिस के DGP के साथ एक मुलाकात की गई। उस मुलाकात के दौरान एक प्लान डेफिनेट लेवल पर तैयार किया गया कि जिन भी आतंकवादियों ने ये पहलगांव की घटना की है उनको जिंदा वापस नहीं जाने देना। उस रात नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र भारत के जो थे, उन्होंने भारत की आर्मी के साथ और आर्मी के कमांडर्स के साथ भी एक मुलाकात की और उनको बोला गया कि एक ऑपरेशन प्लान किया जाए जिसमें पाकिस्तान के द्वारा ये जो भेजे गए आतंकवादी थे उसके तहत पाकिस्तान को एक जवाब मिले। एक जगह पर जब भारत की सेना ने ऑपरेशन सिंदूर को कंसेप्चुअलाइज किया, उस ऑपरेशन सिंदूर को सक्सेसफुली एग्जीक्यूट भी किया, उसी दौरान भारत की इंटेलिजेंस ब्यूरो, रिसर्च एनालिसिस विंग, साथ ही में जम्मू एंड कश्मीर पुलिस, NIA, ये अपने डोमेस्टिक कार्यों में लग गई। अगले दिन सुबह NIA की टीम्स ने तुरंत श्रीनगर में अपने ऑफिस के अंदर जाकर नए प्रोटोकॉल्स क्रिएट किए। उन्होंने जम्मू एंड कश्मीर पुलिस के साथ, इंटेलिजेंस ब्यूरो के साथ लोगों को पकड़ के एक लिस्ट बनानी चालू करी और अगले कुछ हफ्तों में लगभग 1055 लोगों को अलग अलग तरीके से इंटेरोगेट किया गया। इन लोगों में कुछ पोनी वाले भी थे, चाय वाले भी थे, फोटोग्राफर्स भी थे, टूरिस्ट्स भी थे, लोकल लोगों की जिनकी लॉज थी वहाँ पर वो भी थे। इंटेरोगेशन के दौरान एक पोनी वाले ने NIA को बताया कि उस दिन एक टूरिस्ट आया था जो घोड़े पे जब चढ़ा तो उसकी ग्रिप बिल्कुल एक टूरिस्ट वाली नहीं बल्कि वैसी थी जैसे अक्सर मिलिट्री के अधिकारी घोड़े चलाते हैं। उसी इंटेरोगेशन के टाइम पे NIA को एक फोटोग्राफर ने भी ये बात बताई कि उस समय एक ऐसा टूरिस्ट आया था जिसने उस मौसम में भी हाथों में ग्लव्स पहने हुए थे, जबकि हाथों में ग्लव्स पहनने से गर्मी ज़रूर उस समय लग रही थी। NIA ने इंटेलिजेंस ब्यूरो के साथ मिलकर, NIA ने जम्मू एंड कश्मीर पुलिस की G ब्रांच के साथ मिलकर अलग अलग प्रकार की टीमों को बनाकर इन सारे इनपुट्स का प्रयोग करते हुए स्केचेस बनवाने चालू करे। धीरे धीरे इंटेरोगेशन के तहत जब स्केचेस बनने शुरू हुए तो इन स्केचेस को जम्मू कश्मीर पुलिस के डेटाबेस में, इन स्केचेस को इंटेलिजेंस ब्यूरो के डेटाबेस में, इन स्केचेस को रॉ के डेटाबेस में सब जगह पर एनालाइज किया गया। एनालाइज करने से 2 स्केचेस जरूर मैच हुए। एक स्केच जो मैच हुआ वो था बशीर का और एक था परवेज का। ये 2 लोग ऐसे थे जिनमें से एक व्यक्ति चाय बेचा करता था और एक व्यक्ति एक अनरजिस्टर्ड लॉज को चला रहा था। इन लोगों के ऊपर जब स्केचेस यहाँ पर फाइनलाइज हुए, डेटाबेस में इन लोगों को मैच किया गया, उसके बाद एक चीज़ तो तय हो गई कि धीरे धीरे लीड्स मिल रही थी। वहीं उसी दौरान इंटेलिजेंस ब्यूरो, NIA और रॉ के कोऑर्डिनेशन की तरफ से एक चीज़ ये भी हुई कि उन्होंने इंटेरोगेशन लोगों के साथ जितनी भी इंटेरोगेशन करके जो फाइल्स तैयार की, उसके बाद एक चीज़ उन्होंने भी आइडेंटिफाई करी कि इस पूरे प्रोसेस में लश्कर ए तैयबा के टॉप 3 A लेवल के कमांडर्स इन्वॉल्व थे। सुलेमान, एक व्यक्ति जो बावलपुर के ट्रेनिंग कैंप में इन्वॉल्व था। ये इनपुट आर्मी को भी दिया गया, जिसके बेसिस पे आर्मी ने जब भारत की तरफ से ऑपरेशन सिंदूर चलाया तो बावलपुर के उस कैंप को फोड़ा गया। इसके साथ साथ दूसरा व्यक्ति जिसका नाम अफगान था, जो कि अदरवाइज रॉ के डेटाबेस में उस्ताद नाम से जाना जाता था, खैबर पख्तूनवा का ये व्यक्ति जो यूथ को रेडिकलाइज करने और लोकल स्लीपर सेल्स को रिवाइव करने के लिए आया था, जिसने पहलगांव की घटना को अंजाम दिया। और तीसरा व्यक्ति था जिब्रन, जो रॉ के डेटाबेस में निकला एक टेक सैवी टेररिस्ट, एक ऐसा व्यक्ति
जो बेसिकली साउथ कश्मीर के अंदर दोबारा से लश्कर ए तैयबा के नेटवर्क को रिवाइव करने के लिए आया था। ये पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन के साथ आईबी, रॉ और एनआईए की एक टीम ने और उनके आला अधिकारियों ने जाकर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र को दोबारा से एक ब्रीफिंग दी। इस ब्रीफिंग में बताया गया कि किस तरीके से ये जो 3 लोग थे, सुलेमान, अफगान और जिब्रन, ये कोई एक नॉर्मल टेररिस्ट एक्टिविटी करने नहीं आए थे। ये एक लश्कर ए तैयबा का मोबाइल कमांड यूनिट था जो आए थे इस पर्पज़ के लिए कि पहलगांव घटना के तहत ये सिर्फ अटेंशन डाइवर्ट करना चाहते थे। जब ये एनआईए, आईबी और रॉ की टीम ने इस चीज़ का खुलासा एनएसए के सामने किया कि ये एक मोबाइल कमांड यूनिट था और पहलगांव की घटना इनके लिए एक डाइवर्जनरी टैक्टिक थी, तब इससे एनएसए को अपने एक्सपीरियंस से एक पॉइंट समझ आया। वो पॉइंट ये था कि ये जो मोबाइल कमांड यूनिट आया है, ये यहाँ पर अगर इस प्रकार से पहलगांव की घटना को एक डाइवर्जनरी टैक्टिक के तरीके से यूज़ करना चाहता है, तो मतलब ये है कि इनका ऑब्जेक्टिव था कि साउथ कश्मीर के अंदर एक पूरी पाइपलाइन तैयार की जाए। और साउथ कश्मीर में जब ये पाइपलाइन तैयार करने का एक प्लान बना ही रहे थे, और जो चीज़ इस बात से प्रूफ भी हो गई कि पहलगांव को इन्होंने एक डाइवर्जनरी टैक्टिक के नज़रिए से देखा, तो उस दौरान राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने इस चीज़ का डिसीजन लिया कि इन तीनों टेररिस्ट को मार गिराना है, क्योंकि लश्कर ए तैयबा की पाइपलाइन अगर वो साउथ कश्मीर में रिवाइव करना चाहती है तो इन तीनों को मार गिराने के बाद वो पाइपलाइन ख़त्म हो जाएगी। इस कॉन्टेक्स्ट में जब आईबी, रॉ को ये इनपुट दिया गया, एनआईए को ये बात बताई गई कि आपको टेररिस्ट का एलिमिनेशन करना है, ये डिसीजन इवेंचुअली आर्मी, जेके पुलिस तक, सीआरपीएफ तक पहुंचाया गया। लेकिन सवाल ये था कि ये 3 लोग आए तो हैं, इन 3 लोगों को आने के बाद हम ढूंढेंगे कहाँ पे, इनको मारेंगे कैसे। और यहाँ पर उस समय भारत में कुछ विपक्षी पार्टियाँ जिनका सिर्फ काम ये था कि मारोगे कब, मारोगे कब, आपको उसके सिवाय तो और कोई इंटरेस्ट था नहीं। लेकिन दिक्कत ये थी कि हमारी सुरक्षा बलों को जब ये इंस्ट्रक्शन दिया गया तो उन्होंने अपना कार्य इफेक्टिव तरीके से किया, क्योंकि आईबी के और जम्मू कश्मीर के पुलिस के डेटाबेसेस में बशीर और परवेज़ के स्केचेस मैच हो चुके थे। तो लीड यहीं से शुरुआत हुई। सबसे पहले बशीर और परवेज़ को पकड़ा गया। जब उनको पकड़ा गया तो उनके पास पाकिस्तानी चॉकलेटें मिली, 2 वोटर आईडी कार्ड मिले जो एक लाहौर में और एक मुल्तान में रजिस्टर्ड था। कुछ राइफल्स उनके हाथों लगी जो कि उस समय पाई गई अफगानिस्तान से इलीगली स्मगल की गई नेटो की मार्क्ड राइफल्स। इन चीज़ों से एक चीज़ तो समझ आ गई कि बशीर और परवेज़ जो हैं, इन्हीं के पास असली लीड है कि आफ्टर ऑल सुलेमान, अफगान और जिब्रन कहाँ हैं। और बशीर और परवेज़ की इंटेरोगेशन के दौरान एक चीज़ उन्होंने ज़रूर खुलासा करी कि ये तीनों के तीनों किसी भी नॉर्मल सेफ हाउस के अंदर नहीं छुपे हैं, ये छुपेंगे तो सिर्फ जंगलों में। अब यहाँ पर सारा गेम था इंटेलेक्ट का, सारा गेम था एनालिसिस का कि कौन से जंगल। एक बहुत मैसिव मैनहंट कश्मीर में पिछले कई महीनों से चल रहा था। इस मैनहंट में जम्मू एंड कश्मीर पुलिस, साथ में इंटेलिजेंस ब्यूरो और आर्मी मिलकर कंबाइंड स्वीप ऑपरेशंस कर रहे थे। अलग अलग जंगलों में, अलग अलग जंगलों के आसपास जितने भी प्रोबेबल सेफ हाउसेज होते थे, वहाँ पर बहुत अग्रेसिव लेवल पर ह्यूमन इंटेलिजेंस इनपुट्स के बेसिस पे स्वीप ऑपरेशंस किए जा रहे थे। सरप्राइजिंग बात यह है कि एक हाइडआउट कोकरनाग के पास एक बार पकड़ा भी गया। आर्मी ने कोकरनाग के पास एक हाइडआउट में आज से कुछ हफ्ते पहले एक ऑपरेशन भी किया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब वो कोकरनाग के पास उस ऑपरेशन को किया गया तो वहाँ पर वो टेररिस्ट नहीं मिले, वो भाग चुके थे। जब वो भाग चुके थे तो उसके बाद एक निर्णय लिया गया कि इंटेलिजेंस ब्यूरो, आर्मी, जम्मू कश्मीर पुलिस को ग्राउंड लेवल पर नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन एनटीआरओ समर्थन देगी। एनटीआरओ ने माइक्रो लेवल पर रेडियो फ्रीक्वेंसी रडार्स को ऑन किया। इन रेडियो फ्रीक्वेंसी रडार्स को ऑन करना एक बहुत क्रिटिकल डिसीजन था, क्योंकि यदि अगर सुलेमान, अफगान और जिब्रन जंगलों में छुपे थे तो जंगलों से वो अपने पाकिस्तान के आईएसआई के हैंडलर से जाहिर सी बात है कि एंगेज करेंगे, और अगर वो एंगेज करेंगे तो वो रेडियो फ्रीक्वेंसी की पल्सेस जरूर दिखेंगी। अगर वो रेडियो फ्रीक्वेंसी पल्सेस के बर्स्ट्स और उसके सिग्नल्स दिखेंगे तो एनटीआरओ उसको ऑब्जर्व कर पाएगी।
एनटीआरओ ने जब इस लेवल का एक अग्रेसिव स्वीप किया, जिसके तहत जब उसने सारे जंगलों के आसपास अपने रेडियो फ्रिक्वेंसी रडार्स के थ्रू इनको एनालाइज करने की कोशिश करी, तो कामयाबी मिली, क्योंकि जो हलन फॉरेस्ट था, हलन रिज जो थी, वहां पर कुछ अनयूजुअल प्रकार के रेडियो फ्रिक्वेंसी सिग्नल बर्स्ट्स देखने को मिले। सरप्राइजिंग बात थी कि हलन रिज के आसपास कोई सिविलियन नहीं रहता था, लेकिन जो रेडियो फ्रिक्वेंसी सिग्नल के पल्सेस वहां पर आ रहे थे वो इनक्रिप्टेड भी थे, छोटे भी थे, और सबसे बड़ी बात मिलिट्री ग्रेड के थे। इंटेलिजेंस ब्यूरो के ह्यूमन इंटेलिजेंस एसेट्स ने बेस बनाकर जंगलों के अंदर जब जाकर धीरे धीरे उन रेडियो फ्रिक्वेंसी पल्सेस के आसपास पहुंचने की कोशिश करी, तो दिन प्रतिदिन कामयाबी और बढ़ती जा रही थी, क्योंकि घने जंगलों के बीच ये तीनों छुपे हुए थे। और एक रात फाइनली जब इंटेलिजेंस ब्यूरो के ह्यूमन एसेट्स, जम्मू कश्मीर पुलिस के कुछ ह्यूमन एसेट्स, साथ ही में जब भारत की आर्मी के कुछ ह्यूमन एसेट्स बहुत क्लोज पहुंच गए थे, तो एनटीआरओ की इस ग्राउंड फीड के बाद जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ ने पूरे के पूरे हलन रिज को बाहरी तरफ से इनसर्कल कर दिया। इनसर्कल करने के बाद आर्मी ने एक अग्रेसिव जंगल के अंदर एनटीआरओ से लाइव फीड लेते हुए उन रेडियो फ्रिक्वेंसी पल्सेस सिग्नल्स के पास पहुंचने की कोशिश करी, और जैसे ही वो लोकेशन के पास पहुंचे वहां पर हुआ एक गन फायर में एक टेररिस्ट मारा गया। टेररिस्ट को मारने के बाद जिस प्रकार का असला उनके साथ निकला, उसको फॉरेंसिक लेबोरेटरीज में जब जाकर जांच करवाई गई तो मालूम चला कि वही सेम कार्ट्रिजेस का प्रयोग किया गया था जो कार्ट्रिजेस बेसिकली पहलगांव के अंदर भी पाए गए थे। इससे ये चीज़ तो प्रूव हो गई कि पहलगांव के हथियारों का एक अंत हुआ, और पहलगांव के हथियारों का जो बदला भारत को लेना था वो ऑपरेशन सिंदूर और साथ ही में इसके बाद ले लिया गया। वहीं पर कूटनीतिक डिप्लोमेटिक लेवल पर भारत ने जो हाल ही में द रेजिस्टेंस फ्रंट, जिससे लश्कर ए तैयबा का जो एक फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन है जिससे ये लोग जुड़े हुए थे, उस रेजिस्टेंस फ्रंट को भी एक फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर करवाया। तो एक जगह पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जब कूटनीतिक लेवल पर विक्ट्री हुई, एक जगह पर जब पाकिस्तान को चपेड़ें पड़ी ऑपरेशन सिंदूर के तहत, और दूसरी जगह पर जब ग्राउंड लेवल पर इस ऑपरेशन के बाद इन टेररिस्ट को मार गिराया, तो पूरे के पूरे पहलगांव का बदला इंटरनेशनल लेवल से लेकर, पाकिस्तान के लेवल से लेकर भारत की डोमेस्टिक लेवल तक पूरा हुआ। पर सवाल ये उठता है कि क्या पाकिस्तान इस गतिविधि को आगे नहीं बढ़ाएगा? सवाल ये उठता है कि क्या पाकिस्तान दोबारा इस प्रकार की हरकत नहीं करेगा? पाकिस्तान जैसे नापाक देश की कोई हरकत को आप प्रिडिक्ट कभी नहीं कर सकते। इस रीज़न से भारत के चाहे गृह मंत्री हों, या भारत के प्रधानमंत्री हों, या भारत के रक्षा मंत्री हों, अलग अलग स्थानों पर भारत के अलग अलग आर्मी के सीनियर अधिकारी हों, सब ने जो एक पॉइंट को एम्फसाइज किया है वो ये है, और जिस पॉइंट को हमें गौर करके दिमाग में रखना चाहिए, कि ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है। द ऑपरेशन शैल कंटिन्यू इफ पाकिस्तान अंडरटेक्स मिस एडवेंचरिज्म अगेन, इफ पाकिस्तान अंडरटेक्स दिस काइंड ऑफ एक्टिविटी अगेन। एक चीज तय है कि यदि पाकिस्तान ने इस प्रकार की कोई भी गतिविधि को दोबारा अंजाम दिया, तो ऑपरेशन सिंदूर पहली बात तो परमानेंटली रिजॉल्व नहीं हुआ है। ऑपरेशन सिंदूर अभी तक परमानेंटली खत्म भी नहीं हुआ है। ये ऑन है, एक टेम्पररी पॉज में है। ये पॉज इमीडिएट लेवल पर रिवाइव होगा यदि पाकिस्तान ने इस प्रकार की कोई गतिविधि को अंजाम दोबारा दिया तो। आई होप कि इसके बाद आपको जो ऑपरेशन महादेव था, जिस महादेव के तहत इस ऑपरेशन के बाद जिस गंदी शक्तियों का यहाँ पर विनाश किया गया, इस विनाश के बाद अब आपको ये चीज़ जरूर समझ आई होगी कि भारत की सुरक्षा भले कम नहीं है, काम होता है, समय लगता है। चिल्ला चिल्ला कर पूछना कि कब होगा, कुछ बच्चे कभी बड़े नहीं होते, उनका कुछ किया भी नहीं जा सकता। धन्यवाद।